Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I'm going to teach you liability of the parties to the negotiable instrument. ये negotiable instrument act का एक टॉपिक है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहली लायबिलिटी जो होती है वो है लायबिलिटी ऑफ एजेंट। सेक्शन 28 क्या कहता है? अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजेंट कौन होता है। एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज एक ड्रॉर है, एक पर्सन है, वो बिल एक्सेप्ट करवाने के लिए गया ड्रॉई के पास, ठीक है। अब वहां पे ड्रॉई नहीं था, वहां पर कौन बैठा था? ड्रॉई का एजेंट बैठा था। तो एजेंट ने बोला ड्रॉई तो है नहीं है, चलो ऐसा करता हूँ, मैं उसी का एजेंट हूँ, मैं बिल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब एजेंट क्या करता है, उस पर अपने साइन कर देता है, लेकिन वो साथ में ये नहीं लिखता कि मैं एज एन एजेंट ऑफ ड्रॉई इस बिल को साइन कर रहा हूँ, इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसने ये चीज़ मेंशन नहीं करी। तो जब मैच्योरिटी डेट आई तो उस केस में वो एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा उस बिल के लिए, उसको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एजेंट जो है वो ड्रॉई के बिहाफ पे बिल को एक्सेप्ट करता है तो उसको बिल के ऊपर ये चीज़ लिखनी पड़ती है कि मैं साइन कर रहा हूँ एज एन एजेंट ऑफ ड्रॉई। ओके, देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज का मतलब होता है जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अगर किसी डिसीज्ड पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन करता है कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल होता है और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होती है। लेकिन वो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड बना सकता है, पर उसके लिए उसे उस बिल या फिर उस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर ये मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी लायबिलिटी उतनी ही है जितने की प्रॉपर्टी मुझे डिसीज्ड पर्सन से रिसीव हुई है। अदरवाइज अगर वो ऐसा मेंशन नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही रहेगी। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो ड्रॉर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसकी लायबिलिटी क्या होती है? द ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई टू कंपनसेट द होल्डर। अब देखो, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, मीन्स जब उसकी पेमेंट की डेट आई उसकी पेमेंट नहीं हुई, ड्रॉई ने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में जो ड्रॉर है वो लायबल हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ तभी लायबल होता है अगर उसे डिसऑनर का नोटिस मिला है। अगर डिसऑनर का उसे नोटिस नहीं मिला है तो फिर वो लायबल नहीं होगा। अब प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होता है उसी को पेमेंट करनी होती है, वही पेई भी होता है, तो उसकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी रहती है, मींस उसी को ही पेमेंट करनी होती है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। अब सेकेंडरी का क्या मतलब है? देखो, पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्राइमरी लायबिलिटी किसकी बनती है? ड्रॉई की, उसको पेमेंट करनी है, किसको? होल्डर को। इन केस अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तो फिर ड्रॉर की जिम्मेदारी बनती है पेमेंट करने की। तो इसलिए ड्रॉर की जो जिम्मेदारी होती है वो सेकेंडरी होती है, उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर की जो लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है। देन द नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर ऑफ ए चेक। अब ड्रॉर की क्या लायबिलिटी होती है चेक के केस में? ये सब हम जानते हैं कि चेक के केस में जो ड्रॉई होता है वो बैंक होता है, तो जो बैंक होता है उसकी लायबिलिटी नहीं होती है। इन केस अगर बैंक जो चेक है वो बाउंस हो गया या फिर चेक डिसऑनर हो गया तो लायबिलिटी जो ड्रॉर की होती है वो प्राइमरी होती है, उसी को पेमेंट करनी होती है। अब देखो, बैंक भी कैसे पेमेंट करेगा? अगर ड्रॉर के अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो फिर वो चेक बाउंस ही होगा ऑटोमेटिकली। तो उस केस में जो ड्रॉर होता है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ड्रॉर की लायबिलिटी प्राइमरी तभी होगी, तभी लायबल होगा अगर उसे नोटिस मिला है डिसऑनर का कि जो है आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ ए ड्रॉई ऑफ ए चेक। अब ये अभी मैंने आपको बताया है कि चेक के केस में ड्रॉई बैंक होता है। अब
बैंक की मैंने अभी आपको बताया कि बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बैंक को भी लायबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक केस है, सपोज ड्रॉअर ने कोई चेक बना के बैंक को दिया, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, वो थर्ड पर्सन बैंक के पास गया उस चेक को क्लियर करने के लिए। अब अकाउंट में, ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे भी थे, लेकिन बैंक की गलती की वजह से वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। तो यहाँ पे ड्रॉई ने गलती करी है, वैसे ड्रॉई जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉई की गलती की वजह से चेक बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे जो ड्रॉई है, जो बैंक है, वही लायबल होगा, वो कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा? वो ड्रॉअर को कंपनसेट करेगा, वो होल्डर को कंपनसेट नहीं करेगा। मींस जो चेक लेके आया था उसको कंपनसेट नहीं करेगा, वो ड्रॉअर को कंपनसेट करेगा जो उसका कस्टमर है। ओके, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, वो होल्डर को क्यों नहीं कंपनसेट करेगा? क्योंकि बैंक और होल्डर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो ड्रॉअर को ही कंपनसेट करेगा जो भी नुकसान हुआ है थर्ड पार्टी को। मींस देखो ना, अगर आपके अकाउंट में पैसे थे, बैंक ने आपने चेक दिया किसी थर्ड पार्टी को और बैंक ने उसे ऑनर नहीं करा, बाउंस कर दिया या फिर उसे नहीं पेमेंट दी, तो उस केस में आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है ना, तो बैंक जो है वो आपको कंपनसेट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट और एक्सेप्टर ऑफ द बिल। प्रॉमिसरी नोट के मेकर की और बिल के एक्सेप्टर की क्या लायबिलिटी होती है? The maker of promissory note or acceptor of the bill is bound to pay at maturity to the bearer. अब जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर होता है और बिल का जो एक्सेप्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही मैच्योरिटी की डेट आए उनको पेमेंट करनी पड़ती है। उसको किसको पेमेंट करनी पड़ती है? टू द बियरर। बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में वो नोट होगा या जिसके हाथ में वो बिल होगा, उसको वो पेमेंट कर देंगे। या फिर अगर आपका नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन है, मीन्स एट ऑर्डर है, तो उस केस में जिसको आपने ऑर्डर करा है उसी को आप पेमेंट करोगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मेकर की और एक्सेप्टर की कि वो पेमेंट करे मैच्योरिटी डेट में। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट, अगर डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब आप पेमेंट नहीं करते, मेकर और एक्सेप्टर इज बाउंड टू कंपनसेट। अगर मेकर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है मैच्योरिटी के टाइम पे, या एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस थर्ड पार्टी को जिसके पास वो नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको कंपनसेट करे अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है उनके ये डिफॉल्ट की वजह से। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। एंडोर्सर होता है जो बिल को ट्रांसफर करता है, एंडोर्स करता है दूसरी पार्टी को। द एंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु एंडोर्सेस विदाउट एनी कंडीशन, जो उस बिल को एंडोर्स कर रहा है बिना किसी कंडीशन के, मीन्स उसने ये कंडीशन नहीं लगाई है आप इसे फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकते, कोई कंडीशन के बगैर अगर एक एंडोर्सर एंडोर्स करता है, मस्ट कंपनसेट द होल्डर, वो होल्डर को कंपनसेट करेगा फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय हिम बाय द डिसऑनर इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्सर है वो होल्डर को कंपनसेट करेगा अगर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया गया है बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी से पहले उसे इंडोर्स किया गया है और उसे ड्यू नोटिस मिला है डिसऑनर का, तो वो जो होल्डर है उसको लायबल होगा। लेकिन ये दो कंडीशंस पूरी होना चाहिए, एक तो इंडोर्सेस विदाउट कंडीशन होना चाहिए, जो बिल है वो ट्रांसफर हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है बिफोर मैच्योरिटी, और थर्ड थिंग उसको नोटिस मिलना चाहिए डिसऑनर का, तभी जो एंडोर्सर है वो लायबल होगा। किसको? होल्डर को। होल्डर कौन? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ द प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने जब होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसको वो बिल या इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के बदले में मिला है। कंसिडरेशन का मतलब कुछ देने के बदले में कुछ लेना, ठीक है। मीन्स आपको फ्री में वो चीज़ नहीं मिली है या फिर ऐसा गिफ्ट नहीं मिली है, एज अ हेल्प नहीं मिली है आपको बिल, आपने कंसिडरेशन के बदले में आपके पास वो बिल आया है और आपका जो है आपने गुड फेथ में वो बिल लिया है। आपको नहीं पता है कि उसका बिल का जो टाइटल है उसकी ओनरशिप डिफेक्टिव है। मीन्स आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है कि जो बिल आपके पास आया है या जो चेक आपके पास आया है वो चोरी का है या फिर कहीं से उठा के आपको किसी ने दिया है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप कौन हो गए? आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गए। तो जैसे ही बिल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स में हाथ में आता है तो उस केस में सारी पार्टीज जो उसमें इन्वॉल्व हैं सारी लायबल हो जाती है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर वो बिल डिसऑनर होता है तो वो सारी पार्टीज को भी लायबल ठहरा सकती है या फिर किसी एक पार्टी से भी पेमेंट ले सकती है। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ द प्रायर पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। अब इस केस में क्या है, देखो पार्टी श्योरिटीज भी होती है, प्रिंसिपल डेटर भी होती हैं। ये हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन होता है जिसकी पहली जिम्मेदारी होती है चीज़ देने की। श्योरिटी कौन होता है? जो एज अ
मीन्स वो तब पेमेंट करता है श्योरिटी जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है। ओके मैंने आपको एक बेसिक सा मीनिंग इसका बता दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए ने बिल ड्रॉ करा, बिल पेबल टू हिज ओन ऑर्डर टू बी, बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा और बी ने उसे एक्सेप्ट करा। मीन्स पेमेंट किसने करनी है? बी ने। अब ए ने वो बिल बी से एक्सेप्ट करा के सी को दे दिया, सी ने आगे डी को दे दिया, डी ने आगे ई को दे दिया। अब अगर हम ई और बी के बीच में देखें, ठीक है, ई और बी के बीच में देखें तो जो बी है वो प्रिंसिपल डेटर है और उस केस में जो बीच की पार्टीज है ए, सी और डी जो है वो श्योरिटी है। इसका मतलब ये है कि बी की पहली जिम्मेदारी बनती है पेमेंट करने की। अगर बी पेमेंट नहीं करता है तो जो ई है वो ए से भी पेमेंट ले सकता है, सी से भी ले सकता है, डी से भी ले सकता है, क्योंकि वो श्योरिटीज हैं। और अगर हम ई और ए के बीच में देखें तो यहाँ पे ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और सी और डी वो श्योरिटीज है। मतलब फर्स्ट जिम्मेदारी किसकी बनती है? ए की बनती है। और ऐसे ही अगर हम ई और सी के बीच में देखें तो सी प्रिंसिपल डेटर है और जो डी है वो श्योरिटी है। ओके, देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर व्हेन द एंडोर्समेंट इज फोर्स्ड। फोर्ज का मतलब होता है जब आपने किसी के गलत साइन करे। ओके, तो उसको बोलते हैं कि फोर्जरी करी है। तो जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल है ऑलरेडी एंडोर्स्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल से पहले आपको बताती हूँ, फिर मैं इसे पढ़ूंगी। सपोज एक पर्सन के पास एक बिल आया, एक्सेप्ट, उसने बिल को एक्सेप्ट करना था। ओके, उसने पेमेंट करनी थी, तो उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। उसको ये चीज़ पता थी कि जो बिल उसके पास आया है उस पर जो साइन है वो नकली है। जिस पर्सन ने उसके पास भेजा उसने नकली साइन करके भेजे या फॉर्जरी करके उसके पास वो बिल भेजा है, ये एक्सेप्टर को पता था। उसने फिर भी उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब वो बिल आगे किसी होल्डर के पास गया, वो पास होते होते किसी तीसरे पर्सन के पास चला गया। तो अब जब पेमेंट की बारी आई तो एक्सेप्टर ने कहा मैं तो पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो साइन तो फोर्ज है, इसमें तो फोर्जरी है, ये फोर्ज इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टर अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब उसने बिल को एक्सेप्ट करा उसको पता था कि यहाँ पे फोर्जरी हुई है, यहाँ पे साइन फोर्ज है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो होल्डर को लायबल होगा। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस का मतलब होता है कोई ऐसा नाम जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख दिया। तो एन एक्सेप्टर कैन नॉट एस्केप हिज लायबिलिटी। अगर कोई फिक्टिशियस बिल है, एक्सेप्टर को पता है एक्सेप्ट करते समय कि ये फिक्टिशियस बिल है, मीन्स ये जिसके नाम पे बनाया गया है, जिसने भेजा है वो तो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में वो अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी होल्डर इन ड्यू कोर्स को या होल्डर को। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये नाम तो फिक्टिशियस है, वो अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं कर सकता है। अगर उसने बिल को एक्सेप्ट करा है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी अगर जो बिल है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ गया। Then next is liability on the negotiable instrument made without consideration. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिना कंसिडरेशन के करा गया है। अब देखो, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। सपोज अब ए ने बिल जो है वो बी को के ऊपर बी से एक्सेप्ट करवाया और आगे सी को दे दिया बिना कंसिडरेशन के। ठीक है, वो अब बिना कंसिडरेशन के दिया, उसकी हेल्प करने के लिए भी हो सकता है कि सी को हेल्प करने के लिए उसने दे दिया। अब सी ने आगे डी को कंसिडरेशन में बिल दिया, मतलब सी ने हो सकता है डी से कोई गुड्स खरीदे थे और उसके बदले में उसने उसे वो बिल दिया। ओके, तो यहाँ पे जो डी है वो कौन हो गया? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। उसे ये नहीं पता है कि जो बिल उसके पास आया है वो पहले से बिना कंसिडरेशन के मूव हो रहा है। डी ने तो कंसिडरेशन के बदले में लिया ना उससे, सी से, तो यहाँ पे डी ने लिया भी गुड फेथ में, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता इस बारे में आगे कि बिल बिना कंसिडरेशन के मूव हो रहा है। डी ने लिया कंसिडरेशन के साथ और साथ में उसे इस चीज़ का कुछ नहीं पता, उसने गुड फेथ में लिया, तो डी यहाँ पे क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जैसे ही कोई बिल या इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है तो वो सारी पार्टीज जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो सबको लायबल ठहरा सकता है। वो सबसे भी पेमेंट ले सकता है इकट्ठे करके या फिर किसी एक पर्सन से भी पेमेंट ले सकता है। ओके, तो जैसे ही बिल जो है वो उसके पास आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स में तो सारी पार्टीज लायबल हो जाती है। तो वो ट्रांसफरर जिसने उसको ट्रांसफर करा है, मतलब सी ने ट्रांसफर करा है, तो सी को होल्ड लायबल ठहरा सकता है। सी बाद में ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को तो ये बिल बिना कंसिडरेशन के मिला था, मैं क्यों पेमेंट करूं। तो यहाँ पे डी कहेगा नहीं, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लायबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि अच्छी बुक्स बता दो बिजनेस लॉ की,
तो मैंने कुछ बुक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं आपको, जो आपको अमेजन पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।